नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एटीट्यूड्स के बारे में। एटीट्यूड्स को हिंदी में हम मनोवृत्ति कहते हैं। वैसे तो ये एटीट्यूड जो है ये सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। वैसे तो ये सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है, लेकिन इसको हम चाइल्ड साइकोलॉजी में भी पढ़ रहे हैं। इसका रीजन क्या है दोस्तों? इसका रीजन ये होता है कि देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी में जब हम बच्चे के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पे डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। और एटीट्यूड्स का काफी हद तक लेना देना होता है किसी व्यक्ति के सोशल डेवलपमेंट से और इमोशनल डेवलपमेंट से। क्योंकि जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा एटीट्यूड्स के बारे में, तो वहां पे हम जब इसके कंपोनेंट्स पढ़ रहे होंगे तब ये चीजें हमें समझ में आएंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एटीट्यूड्स, कि एटीट्यूड्स एक सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी मतलब क्या होती है? सोशल साइकोलॉजी मतलब ऐसी साइकोलॉजी जो कि ये स्टडी करती है कि किसी व्यक्ति के थॉट्स पर या बिहेवियर पर सोसाइटी का क्या असर पड़ता है, ठीक है। और एटीट्यूड्स का काफी हद तक लेना देना होता है सोसाइटी से, क्योंकि सोसाइटी के थ्रू आप अभी आप पढ़ेंगे भी, मैं बताऊंगा आपको कि सोसाइटी कैसे काफी हेल्प करती है एटीट्यूड फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इसीलिए जो एटीट्यूड है ये सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। तो एक तो देखिए, एटीट्यूड्स का एक आम बोलचाल की भाषा में भी मतलब होता है। आम बोलचाल की भाषा में अक्सर आपने एक दूसरे को कहते हुए सुना होगा कि भाई इस व्यक्ति में या सामने वाले व्यक्ति में एटीट्यूड आ गया है। अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा। तो वहां पे एटीट्यूड का क्या मतलब होता है? वहां पे एटीट्यूड का मतलब होता है कि सामने वाले व्यक्ति में एरोगेंस आ गया, मतलब घमंड आ गया किसी चीज का। तो ये एक जनरल मतलब होता है। हालांकि जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वहां पे बिल्कुल ही मतलब अलग मतलब है एटीट्यूड्स का, ठीक है। तो अगर हम बात करें एज अ सब्जेक्ट जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एटीट्यूड्स का क्या मतलब है। तो एटीट्यूड को मैं डिफाइन बाद में करूंगा, पहले इसका बेसिक मतलब समझाऊंगा। तो एटीट्यूड को समझने के लिए आपको एक शब्द होता है ओपिनियन, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ओपिनियन, अब ये ओपिनियन क्या होता है? आपके मेरे हम सब के ओपिनियन होते हैं किसी ना किसी चीज को, राय होती है हमारी। हिंदी में इसको राय कहते हैं। किसी भी चीज को लेकर हमारी राय हो सकती है। किसी कॉलेज को लेकर, किसी इंस्टीट्यूट को लेकर, किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, किसी भी चीज पे हमारी कोई ओपिनियन हो सकती है। और बेसिकली जो ओपिनियन होती है ये किसी फैक्ट पर बेस्ड होती है, किसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होती है, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है, ठीक है। ये इन पर बेस्ड होती है ओपिनियन। और ओपिनियन को आसानी से चेंज भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि मैं अगर सुबह सूरज को उगते हुए देखता हूं तो उस वक्त मुझे आसमान थोड़ा लाल सा दिखता है, तो हो सकता है कि मेरा एक ओपिनियन बन जाए कि भाई आसमान का रंग लाल होता है। लेकिन ये ओपिनियन चेंज भी तो हो सकता है। कुछ घंटे बाद जब मैं देखूंगा कि आसमान में सूरज बिल्कुल चढ़ गया ऊपर, तो आसमान का रंग नीला हो गया, तो वहां पे मेरा ओपिनियन चेंज हो गया। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था समझाने को। ऐसे ही हमारे ओपिनियन जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं किसी ना किसी चीज को लेकर। अगर आपका ओपिनियन मान के चलिए किसी पर्सन के प्रति भी है कि भाई ये पर्सन जो है इसका व्यवहार ऐसा है, ये एक ओपिनियन हो सकता है। ये हो सकता है वो व्यवहार आपने किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में देखा और आपने ओपिनियन बना लिया, लेकिन तुरंत देर बाद आपने उसका दूसरा रूप भी देखा, तो वहां पे आपका ओपिनियन चेंज हो गया। तो ओपिनियन बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ये हमारी बिलीफ या थॉट होती है किसी भी चीज को लेकर, बेस्ड ऑन फैक्ट, इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं एटीट्यूड की, तो एटीट्यूड थोड़ा ओपिनियन से स्ट्रांग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एटीट्यूड को चेंज करना बहुत मुश्किल काम होता है। ओपिनियन तो तुरंत ही चेंज हो जाता है, लेकिन एटीट्यूड को चेंज करना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ओपिनियन में अभी मैंने क्या बताया, ओपिनियन किस पर बेस्ड होता है? फैक्ट, इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन। इन तीनों को मिला दीजिए, इसमें दो तीन चीजें और ऐड हो सकती हैं। इन सबको मिलाएंगे तो एक तरीके से मैं बात कर रहा हूं ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट की। तो ये सारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट के पार्ट है। यानी कि ओपिनियन में सिर्फ एक ही एस्पेक्ट होता है, कॉग्निटिव। वहीं एटीट्यूड की मैं बात करूं तो इसमें एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स होते हैं। इसमें बेसिकली कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी होता है, इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है, इसके अलावा बिहेवियरल बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी होता है।
यानी कि अगर आप किसी के प्रति कोई एटीट्यूड बनाते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति आपका कोई एटीट्यूड है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान के चलिए पॉजिटिव एटीट्यूड है कि मान के चलिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, मतलब जानते हैं उसके बारे में काफी चीजें, और उसको देखकर आपको मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है। तो यहाँ पे दो चीजें होगी, पहला कि आपके पास उस व्यक्ति के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, उसको देखकर आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आती है ना, जैसे हम अपने किसी दोस्त से मिलते हैं तो अच्छी फीलिंग आती है, तो फीलिंग इमोशंस हो गए। इसके अलावा एक बिहेवियरल एस्पेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। ये बिहेवियर किसी भी रूप में हो सकता है हम खुशी जाहिर करके अपना बिहेवियर दिखाएं, या हो सकता है उससे मिलने के लिए उससे मिले और कुछ अलग एक्सप्रेशंस दें, रिएक्शन दें। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। मतलब एक तरीके से आप देखिए कि एटीट्यूड्स में कॉग्निटिव, इमोशनल, बिहेवियरल, ये तीनों चीजें होती हैं। ये किसी भी व्यक्ति वस्तु के प्रति हो सकती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन। आई होप आपको इसमें बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब आप जब, जैसा कि अगर आप एटीट्यूड समझ गए तो देखिए एटीट्यूड्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसको समझ लीजिए। जब भी एटीट्यूड्स की बात होगी तो इनमें ये तीन चीजें होंगी, तभी हम इसको एटीट्यूड्स मानेंगे। जो कि मैंने यहाँ पे बताया, यही इसके कंपोनेंट्स होते हैं। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ABC कुछ लोग कहते हैं, ABC मॉडल कहते हैं इसको। ठीक है, या मेरे हिसाब से इसको CAB याद करना ज्यादा बेटर रहेगा। CAB यानी कि कैप। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए किसी भी चीज के लिए अगर आप एटीट्यूड फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले कॉग्निटिव एस्पेक्ट उसका होता है। C इज फॉर कॉग्निटिव। ठीक है, C इज फॉर कॉग्निटिव। A इज फॉर अफेक्शन एंड B इज फॉर बिहेवियर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं CAB, इससे याद कर लीजिएगा, कैप से याद हो जाएगा आपको। ये क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं। अगर कोई भी एटीट्यूड्स है, किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति आपका कोई एटीट्यूड है, तो आपको ये तीनों चीजें देखने को मिलेंगी। उस चीज के प्रति आपका कोई कॉग्निटिव, कोई इंफॉर्मेशन उसके प्रति आपके पास होगी, उसको लेकर एक खास तरह का अफेक्शन, इमोशन। ये इमोशन कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, खुश का, दुख का, डर का। ठीक है, ये सारे इमोशन, कोई भी इमोशन हो सकता है। साथ के साथ बिहेवियरल कंपोनेंट भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इमोशनली क्या होता है कि हम इतना ज्यादा उस चीज से प्रभावित होते हैं कि वो हमारे बिहेवियर में भी वो चीजें देखने को मिलती हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूँ एटीट्यूड्स की, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये कंपोनेंट्स इसके होते हैं एटीट्यूड्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं कि भाई एटीट्यूड फॉर्मेशन होता कैसे। आई होप आप अभी तक समझ गए होंगे बेसिक चीजें, कंपोनेंट जो मैंने आपको समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि भाई सोशल एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एटीट्यूड फॉर्मेशन। क्योंकि आप पाएंगे कि जब आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो बच्चों के पास पहले से ही काफी सारे एटीट्यूड्स बने हुए होते हैं। ये एटीट्यूड्स कई तरीकों से होते हैं, जो कि अभी हम समझेंगे भी कैसे बनते हैं। ठीक है, खासकर बड़े बच्चे जो होते हैं, बड़ी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं, उनमें हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बात करें कि एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एटीट्यूड फॉर्मेशन 3 तरीकों से होता है, ध्यान रखिएगा। 3 तरीकों से एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। पहला होता है सोशल फैक्टर, लिख देता हूं, सोशल फैक्टर। दूसरा होता है पर्सनैलिटी फैक्टर। तीसरा होता है बायोलॉजिकल, या फिर इसको आप कह सकते हैं जेनेटिक फैक्टर। ये 3 वो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। इन तीनों को मैं अभी डिटेल में एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल फैक्टर की। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं एक बार ये यहां से इरेज कर दिया। इरेज करने की भी जरूरत नहीं, हम यही समझ लेते हैं एक एक करके। सोशल फैक्टर्स यानी कि सोशल फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स जो सोसाइटी हेल्प करती है एटीट्यूड फॉर्मेशन में। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति किसी सामने वाले व्यक्ति से या समाज से, समाज में क्या क्या उसका परिवार हो सकता है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे धार्मिक हो सकते हैं, समुदाय हो सकता है उसका, ये सारी चीजें एक तरीके से उसका सोशल इन्वायरमेंट होता है, और वो क्या होता है, वो एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहला होता है एसोसिएशन।
एसोसिएशन। अभी एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन ये होता है कि जब आप किसी व्यक्ति के प्रति कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशन रखते हैं, या मतलब कहने का मतलब ये कि आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को लाइक करते हैं, जैसे कि एक बच्चा किसी टीचर को पसंद करता है इन द सेंस कि वो टीचर उस टीचर से प्यार करता है, ठीक है, वो टीचर बहुत अच्छा है, उसको उसकी क्लासेस सारी समझ में आती हैं, ठीक है, और वो बच्चा लिंक कर पाता है टीचर के साथ, जो टीचर समझा रहा है उसको समझ में आता है, ठीक है। तो बच्चा जब ये देखता है कि सामने वाला जो टीचर है वो बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो उस बच्चे में क्या होता है कि एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है बाकी चीजों को लेकर जो उससे रिलेटेड है, मतलब जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है टीचर, उस सब्जेक्ट को लेकर भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड उस बच्चे का डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? एसोसिएट कर रहा है, लिंक कर रहा है। और हम डेली लाइफ में बहुत सारे एटीट्यूड फॉर्मेशन ऐसे ही करते हैं, ठीक है। कोई चीज अगर हमें पसंद होती है, नापसंद होती है, तो उसके आधार पे हम बाकी चीजों को लिंक करके एक क्या करते हैं? एटीट्यूड फॉर्म करते हैं। तो पहला तो तरीका आपने देख लिया, एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट। इसका क्या मतलब है? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का मतलब क्या है? ये तब होता है जब हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है किसी अच्छे कार्य के लिए, मान के चलिए, आपको रिवॉर्ड देता है, ठीक है, आपको रिवॉर्ड मिलता है किसी चीज के लिए, तो वहां पे आप उस चीज को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाते हैं। ये अगर आप देखते हैं कि पनिशमेंट मिल रही है, मतलब सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो आप नेगेटिव एटीट्यूड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज जब आप करते हैं, आपका शरीर अच्छा होता है, तो बाकी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। तो आप, हो सकता है कि हेल्थ को लेकर, योगा को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए, क्योंकि वहां पे आपको क्या है? सोसाइटी द्वारा रिवॉर्ड किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। वही अगर मान के चलिए आप जंक फूड खाते हैं और आप देखते हैं कि जंक फूड बहुत ही अनहेल्दी चीजें होती हैं, उसको खाने से बीमारियां होती हैं, मोटापा बढ़ता है, तो एक तरीके से क्या है? वो पनिशमेंट हो गया ना। तो वहां पे उन फूड्स को लेकर क्या होगा? आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा, ठीक है। तो एसोसिएशन, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं कोई किसी तरह का खास व्यवहार करते हुए, और हम भी उसी तरीके का व्यवहार करते हैं, तो इससे क्या होता है? एक एटीट्यूड फॉर्म भी होता है इसी के साथ साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चले, अगर आप किसी सामने वाले व्यक्ति को ये देख रहे हैं कि भाई बड़ों की मदद करनी चाहिए, या बच्चा जब ये देखता है कि घर में जो उसके माता पिता हैं वो उसके दादा दादी के पैर छूते हैं, ठीक है, और ऐसा वो करते हैं, तो बाकी लोग भी उनको तारीफ करते हैं उनकी, तो बच्चा वहां पे ऑब्जर्व कर रहा है। अब बच्चा क्या करेगा? अपने दादा दादी के लिए एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड डेवलप करेगा कि मुझे भी अपने दादा दादी के पैर छूने चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या हुआ? बच्चे ने एटीट्यूड डेवलप कर लिया, ठीक है। तो एसोसिएशन हो गया, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ऑब्जर्वेशन, और लास्ट है इसमें कल्चरल। देखिए, कल्चरल जो फैक्टर है ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हमारे बहुत सारे एटीट्यूड जो होते हैं वो इससे अफेक्टेड होते हैं। हर एक बच्चा अलग अलग कल्चर से बिलोंग करता है, ठीक है, और हर एक कल्चर में अलग अलग चीजें होती हैं, और इस कल्चर का जो असर होता है बच्चे के एटीट्यूड्स पर होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए, जैसे हम बात करते हैं हिंदू समाज की, तो हिंदू समाज में कजन मैरिज अलाउड नहीं होती है। तो अगर ऐसा कोई करता है हिंदू समाज में, तो उसको डिस्करेज किया जाता है, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि हमारा एक एटीट्यूड है। वही हम बात करें जैसे कि साउथ इंडिया में देख लीजिए, या अगर आप मुस्लिम सोसाइटी में देखें, तो वहां पे कजन मैरिज अलाउड होती हैं, तो वहां पे इस चीज को लेकर उनका एक नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होता, उनकी वो हो यहाँ ये वो चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये कल्चरल डिफरेंस की वजह से एक एटीट्यूड फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे, मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स, जो कि हमारे एटीट्यूड्स को हेल्प करने, फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो पर्सनल फैक्टर्स को अब हम डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ इस प्रकार से, इससे समझने में आसानी रहेगी। चलिए, पर्सनल फैक्टर, पर्सनैलिटी फैक्टर। पर्सनैलिटी फैक्टर मतलब आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड। अब आपकी पर्सनैलिटी भी काफी हद तक अफेक्ट करती है आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन को। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि IQ, किसी का IQ कैसा है, ये बहुत डिपेंड करता है एटीट्यूड फॉर्मेशन में, क्योंकि बहुत सारी चीजों को लेकर आपका IQ बहुत मैटर करता है।
फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए किसी बच्चे का IQ हाई है, तो ऐसी चीजें पसंद करेगा जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगता हो, जैसे उसका इंटरेस्ट मैथ सब्जेक्ट में ज्यादा होगा, साइंस में ज्यादा होगा। गेम्स की बात करें तो हो सकता है उसको चेस खेलना पसंद हो। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका IQ हाई होगा, तभी वो चीजें कर पाएगा। तो ऐसे बच्चे इन चीजों को पसंद करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा इन चीजों को लेकर। वहीं दूसरी तरफ जिनका लो एटीट्यूड होगा, लो IQ होगा, कम IQ होगा, ऐसे बच्चे चेस में इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि वहां पे दिमाग लगाना पड़ता है, मैथ्स में उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि IQ पर डिपेंड करती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, IQ तो आप समझ ही गए। IQ के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है कि हमारी ट्रेड्स क्या है, पर्सनैलिटी ट्रेड्स। जैसे हमने बहुत सारे ट्रेड्स पढ़े थे, जिस वजह से एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा आपको समझाने के लिए। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट ले लेते हैं, और दूसरा ले लेते हैं इंट्रोवर्ट। अब देखिए, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दो तरह की पर्सनैलिटी है। अब कोई व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है, तो एक्सट्रोवर्ट लोग कौन होते हैं? जिनको सोसाइटी में रहना पसंद होता है, बाकी लोगों से मिलना जुलना पसंद होता है। तो जो व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है, वो सीधी सी बात है, उसको गैदरिंग्स पसंद होगी, लोगों से मिलना जुलना पसंद होगा। ठीक है, वो अगर मान के चलिए उसको पब्लिक प्लेस में डांस भी करना पड़े, जैसे शादियों में लोग डांस करते हैं ना, तो कुछ लोग शर्माते हैं, वो जो शर्माते हैं वो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, उनको लोगों के सामने डांस करना इतना अच्छा नहीं लगता। वहीं अगर जो एक्सट्रोवर्ट है, वो कहीं पे भी डांस कर लेते हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा कि भाई हाँ, एक ये एटीट्यूड है इनका, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया डांस को लेकर, इनका नेगेटिव एटीट्यूड हो गया पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक प्लेस इन द सेंस शादी वगैरह में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए मैंने दिए थे, पर्सनैलिटी ट्रेट फैक्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स। इसमें एक हो जाता है सबसे पहला एज। एज के हिसाब से हमारे एटीट्यूड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ एटीट्यूड्स सिंपल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर अगर आपको कोई एटीट्यूड्स बनाना है, तो क्या आपको लगता है कि 10 से 12 साल का कोई बच्चा कोई किसी प्रकार का कोई एटीट्यूड फॉर्म कर पाएगा? क्योंकि उसको अभी तक पॉलिटिकल सिस्टम की समझ ही नहीं है, इलेक्शंस क्या होते हैं, कैसे रैलीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या होती हैं, ये भी उसको पता नहीं होगा। तो क्या एक 10 साल का बच्चा इस प्रकार का एटीट्यूड फॉर्म कर पाएगा? नहीं। ठीक है, 10 साल का बच्चा अपने हिसाब से एटीट्यूड फॉर्म करेगा, अपने दोस्तों को लेकर उसके एटीट्यूड्स होंगे, जो उसके टॉयज होंगे, जो चीजें वो पढ़ रहा है, और उसको लेकर उसके एटीट्यूड्स फॉर्मेशन होंगे। तो एज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एटीट्यूड फॉर्मेशन को लेकर के। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर आप ले लीजिए, जैसे कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो भी होते हैं हमारे। जेनेटिक फैक्टर्स कैसे होते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स मतलब कि हमारे अंदर किस प्रकार की एक तरीके से इमोशंस हैं। जेनेटिक्स तो मतलब वो जो बाय जीन्स आ रहा है हमारे अंदर। कई साइंटिस्ट तो ऐसा कहते हैं कि जेनेटिक्स का ज्यादा रोल होता नहीं है, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसके तय बात आधार पे तय किया गया कि जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि इंसान का नेचर जो होता है बहुत मैटर करता है। नेचर इन द सेंस मूड, किसी व्यक्ति का मूड कैसा है। अगर अक्सर जो लोग खुश होते हैं, जिनका मूड हैप्पी होता है, जो खुश लोग होते हैं, उनका बहुत सारी चीजों को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। वहीं जो लोग अक्सर दुखी रहते हैं, परेशान होते हैं, सैड रहते हैं, ऐसे लोगों का एटीट्यूड अक्सर बाकी कई चीजों को लेकर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एटीट्यूड्स के। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्लास में जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो वहां पर भी आपको बच्चों में एटीट्यूड्स देखने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एटीट्यूड्स बच्चों में क्यों आ रहा है। अगर किसी बच्चे का मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या रीजन है, या किसी कोई बच्चा मैथ साइंस में अच्छा है तो क्या रीजन है। ठीक है, और अगर वो अच्छा है तो बाकी एटीट्यूड्स भी उसी हिसाब से उसके डेवलप होते हैं। तो आई होप मैंने आपको एटीट्यूड्स को समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा एटीट्यूड्स क्या होता है, एटीट्यूड्स ओपिनियन में क्या डिफरेंस होता है, एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके अलावा एक चीज और होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या एटीट्यूड्स को चेंज किया जा सकता है? क्या एटीट्यूड्स को चेंज किया जा सकता है? तो सवाल का जवाब है यस, इसको चेंज किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है ये इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएगा पहली चीज तो। दूसरी चीज वीडियो लंबी बन जाएगी। लेकिन दो तीन तरीके शॉर्ट में जैसे मैं समझा देता हूं। एक तरीका होता है परसुएशन। परसुएशन के थ्रू क्या है कि आप एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। जिसे बहुत सारी कंपनियां अक्सर इस तरीके का इस्तेमाल करती हैं लोगों का एटीट्यूड चेंज करने के लिए। परसुएशन, परसुएशन एक तरीका होता है। परसुएशन के थ्रू बहुत सारी कंपनियां क्या होता है कि एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करती हैं।
दूसरा तरीका हो सकता है, इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, इसको कभी मैं डिटेल में बताऊंगा क्योंकि बहुत ही लंबे लंबे कंसेप्ट हैं, पर्सुएशन समझाने में काफी समय लगेगा। कॉग्निटिव डिसोनेंस काफी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, तो इन सब के थ्रू हम एटीट्यूड्स चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि एटीट्यूड्स चेंज अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए ये मेथड्स भी थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो लेकिन एटीट्यूड्स को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आप एटीट्यूड समझ पाए होंगे। एटीट्यूड से रिलेटेड आपकी जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।